नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव के अब चंद महीने ही बचे हैं। राजनीतिक पार्टियों में सरकीयता बढ़ने लगी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी व उसके घटक दल पूरे जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं, वैसा विपक्षी पार्टियों में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनका पूरा कुनबा चुनावी दौरे व रैलियों में लग चुका है, वही विपक्षी पार्टियां जो आज के हालात में अपने दम पर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दमखम नहीं रखती है, वह आज सीधे पीएम की दावेदारी पेश करने में जुटी हुई है। 26 पार्टियों से बनी इंडिया गठबंधन में अभी तक 4-5 पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने पार्टी प्रमुख के पीएम की दावेदारी खुलकर प्रस्तुत कर भी चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा काम किया है। इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी महती भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन कहते हैं कि महत्वाकांक्षा व्यक्ति को कभी कभी महान भी बना देती है और कभी कभी गर्त में ढकेल देती है। आज कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ ही देखने को मिल रहा है। एक बात और है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, इसे भांपना आज अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों के बस की बात नहीं है। वह कब क्या बोल दे और कब क्या कर दें, कोई नहीं समझ सकता है। चुनाव सर पर है, लेकिन आए दिन मीडिया में दो पार्टी, विशेषकर नीतीश कुमार की पार्टी व यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, आए दिन अभी इंडिया गठबंधन में अपना वर्चस्व दिखाने में ही परेशान है। अखिलेश यादव तो सीटों को ही लेकर सबसे ज्यादा उतावले रहते हैं, जबकि आज सच्चाई है कि अकेले किसी भी पार्टी में वह हैसियत नहीं है कि वह अकेले यूपी में कब्जा कर लें। यहां तक भाजपा भी नहीं, वह भी छोटी छोटी पार्टियों जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनके सामने भी दामन पसारे खड़ी रहती है। लेकिन अखिलेश यादव सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आज आप पार्टी की स्थिति क्या होती जा रही है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। सभी उसके तेज तर्रार नेता जेल में बंद है और उन पर स्वयं जेल जाने की स्थिति बराबर बनी नजर आ रही है। ऐसे में अब आज नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि वह नाराज चल रहे हैं। क्यों नाराज हैं, खुलकर बोल भी नहीं सकते हैं। तो अब उनकी पार्टी ने, मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। अब वे अपने नेता यानी नीतीश कुमार के लिए संयोजक पद की नहीं बल्कि सीधे पीएम कैंडिडेट बनाने मांग करने पर उतर गए हैं। सरकार में जेडीयू कोटे के 3 मंत्रियों मदन सहनी, रत्नेश सदा और अशोक चौधरी के बयानों पर गौर करें तो साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। यह नौबत इसलिए आई है कि आरजेडी ने इंडी अलायंस की बैठक में उनकी तरफदारी की बजाय ममता बनर्जी की हां में हां मिलाया, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी काफी नाराज है और उसने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है और सीधे अब संयोजक नहीं पीएम पद की होने लगी है उनकी पार्टी में मांग। नीतीश कुमार के मंत्रियों ने अब मोर्चा संभाल भी लिया है। इसके पीछे एक कारण और भी है कि अलायंस में नीतीश कुमार जो चाहते थे उनको वह तवज्जो नहीं मिली है। नीतीश कुमार को इंडी अलायंस ने संयोजक नहीं बनाया। अपने समर्थकों की इच्छा के बावजूद वे पीएम पद की रेस से खुद को बाहर बताते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जाति सर्वेक्षण और आरक्षण का नीतीश ने राष्ट्रीय मुद्दा विपक्ष को दिया, लेकिन इसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिला। इस पीड़ा का उल्लेख भी घुमा फिराकर नीतीश कुमार कर चुके हैं। यह सच भी है कि नीतीश के इस मुद्दे को राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इस्तेमाल किया। गैर भाजपा शासित हर राज्य में जाति सर्वेक्षण की आवाज गूंजने लगी। हालिया विधानसभा चुनावों में तो जाति सर्वेक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा। इसके बावजूद इंडी अलायंस के नेताओं ने नीतीश को इसका कोई लाभ नहीं दिया। उन्हें संयोजक बनाने की चर्चा पहली बैठक से होती रही है। अब तो इसकी संभावना भी खत्म हो गई है, इसलिए कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित कर दिया है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला वाकया यह रहा कि अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन भी कर दिया। उस बैठक में शामिल किसी भी नेता ने नीतीश कुमार के नाम की चर्चा तक नहीं की। इंडी अलायंस में नीतीश कुमार की यह दुर्गति क्यों हुई, इसके तफसील में जाएं तो कुछ कारण ऐसे दिखाई देंगे जिससे नीतीश की राह कठिन हो गई है। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस के कहने पर विपक्षी दलों को एकजुट किया, जबकि शुरू में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नाम पर बिदकते रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को भाजपा के समान अपना दुश्मन बताती रही है। वे बंगाल में 2 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस शासन को खत्म कर ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की पंजाब स्टेट इकाई कांग्रेस से किसी तरह के गठबंधन पर मुंह बितकाती रही है।
ऐसे विरोधी नेता अगर कांग्रेस के साथ बैठने को तैयार हुए तो इसमें नीतीश की ही भूमिका रही। इसके बावजूद नीतीश गठबंधन में गुम हो गए हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश पर विपक्षी दलों को भरोसा ही नहीं रह गया है। नीतीश ने जाति सर्वे और आरक्षण का जो राष्ट्रीय मुद्दा दिया, उसे भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ झपट लिया। 5 राज्यों के हाल ही संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इसे मुद्दा भी बनाया। फिर भी नीतीश को किसी ने वह तवज्जो नहीं दी जिसके वे हकदार थे। इंडी अलायंस की बैठकों में नीतीश शामिल होते रहे और सामान्य श्रोता से अधिक की उनकी भूमिका नहीं दिखी। ऐसे में नीतीश की इंडी अलायंस से नाराजगी स्वाभाविक है। जेडीयू के नेता इसे उनकी उपेक्षा मान रहे हैं। इसमें सच्चाई भी नजर आती है। वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार की साफ छवि उन्हें अलग करती है। नीतीश कुमार की छवि विपक्ष के दूसरे नामचीन नेताओं के मुकाबले बेहद साफ सुथरी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के बीच छवि के मामले में नीतीश किसी चमकते सितारे की तरह दिखते हैं। भाजपा ने भ्रष्टाचार और वंशवाद परिवारवाद का जो मुद्दा उठाया है, उसमें भी नीतीश के सामने शायद ही कोई टिकता है। नीतीश पर न वंशवाद परिवारवाद का आरोप है और भ्रष्टाचार का। नीतीश को गठबंधन की सरकार चलाने का तकरीबन 2 दशक का अनुभव है। वे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। लगातार 18 साल से बिहार का सीएम बने रहने के कारण उन्हें सरकार चलाने का व्यापक अनुभव है। इतनी साफ छवि और खूबियों के बावजूद नीतीश को दरकिनार किया जाना खटकने वाली बात तो है ही। नीतीश को संयोजक बनाने से आखिर कांग्रेस सहित अन्य कोई पार्टी खुलकर उनकी पैरवी क्यों नहीं कर रही है? इतनी सारी खूबियों के बावजूद इंडी अलायंस में नीतीश के लिए कोई सम्मानजनक जगह क्यों नहीं बनाई गई, जिसकी मांग उनकी पार्टी जेडीयू लगातार करती रही है? इसकी कुछ वजहें समझ में आती हैं। अव्वल तो नीतीश कुमार की अस्थिर राजनीति से किसी को उन पर भरोसा ही नहीं हो रहा। वे कब किस सियासी खेमे का हिस्सा बन जाएंगे कहना मुश्किल है। नीतीश पर इंडी अलायंस के भरोसा न कर पाने का पहला कारण तो यह नजर आता है कि एनडीए और नवनिर्मित इंडी अलायंस के साथ उनका आते जाते रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। दूसरा, ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के साथ ही जब जेडीयू के एनडीए की ओर झुकाव की खबरें आने लगीं तो नीतीश ही नहीं, जेडीयू के किसी नेता ने न इसका खंडन किया और न इंडी अलायंस से नीतीश के नए बने रिश्ते की प्रगाढ़ता में किसी तरह की कमी नहीं आने की सफाई ही दी गई। नीतीश की उम्र और उनकी मानसिक सेहत को लेकर भी इंडी अलायंस के नेताओं को शक है। जाति सर्वेक्षण के बाद विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश की जुबान जिस तरह फिसली, या पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर तिलमिलाहट में उन्होंने जैसी टिप्पणी की, उससे उनके मानसिक स्वास्थ्य का अंदाजा लगाना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। शायद यही वजह है कि गठबंधन में अपने तमाम अच्छे कामों के बावजूद नीतीश की पूंछ खट गई। वैसे नीतीश कुमार भी कम खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने अब दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। वैसे इंडी अलायंस में अपनी उपेक्षा से आहत नीतीश कुमार सीधे तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी पार्टी के मंत्रियों ने जरूर उनके लिए बैटिंग शुरू कर दी है। गुरुवार को जेडीयू कोटे के 3 मंत्रियों के अलग अलग बयान आए। मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार तो पहले से ही संयोजक का काम कर रहे हैं। संयोजक के रूप में ही उन्होंने परस्पर विरोधी विपक्षी दलों को एकजुट किया। उन्हें संयोजक क्यों बनाया जाना चाहिए? उन्हें तो विपक्ष का पीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। नीतीश के ही दूसरे मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि नीतीश को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है तो बिहार में बीजेपी की वापसी तय है। मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश के दांव पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी यह टिप्पणी जरूर मायने रखती है। टाइगर अभी जिंदा है।